नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेत खंडेलवाल परिवार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के जो अब वैकेंसी चल रही है 2025 वाली वैकेंसी, उसके लिए हम पेपर की मैथ्स कंप्लीट कर रहे थे। और ये मैथ्स की हमारी बहुपद की आज क्लास है, जो कि ये मान लीजिए आप मैथ्स की आज लास्ट क्लास है। ये आज 20वीं क्लास, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि 20 क्लास में आपका सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा, तो आज ये 20वीं क्लास है। और इसी क्लास में आज आपका जो आने लायक क्वेश्चन होते हैं, जो कंप्लीट जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आपके पास में इस सारे क्वेश्चन हमने कवर कर चुके हैं। आज ये लास्ट क्लास है, जो कि बहुपद की थर्ड क्लास है, इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बहुपद में हमने पढ़ चुके थे कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, और रेखिक बहुपद, इस टाइप से हमने बहुपद के कई तरीके के क्वेश्चन कर चुके थे, जिस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। और एक और चीज है कि बहुपद के जो हल, बहुपद के हल ज्ञात करना, कि कई बार पूछ लिया जाता है कि अद्वितीय हल क्या होता है, शून्य हल क्या होता है। इस तरीके से भाई अद्वितीय हल, शून्य हल, परिमित हल लिखा हुआ आ जाएगा कि परिमित हल ज्ञात कीजिए। ये कहीं आपके पास के का मान छुपा हुआ होगा और लिखा हुआ आ जाएगा कि इसका अद्वितीय हल है, तो आप के का मान क्या होगा। ये ए और बी का मान छुपा हुआ है, तो आप पता दे इसका कोई हल नहीं है, तो इसका मान क्या होगा। तो ये जो हल वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा पैटर्न होता है। सिर्फ आपको तीन तीन अलग अलग समीकरण को समझना है। कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण क्या होती है। दो चरों वाली रैखिक समीकरण होती है जैसे कि ये दी हुई है कि a1 x, या फिर आप ये समझ लीजिए कोई भी यहाँ पे संख्या है, जैसे कि 3x + 2y + 5 बराबर 0। इस तरीके की जो समीकरण होती है, ये होती है रैखिक समीकरण। इनका हल दिया हो आपके पास में, जब ये दो समीकरण दी हुई है, मान लो एक समीकरण ये है, दूसरी आपके पास है 5x + 10y ± 10 = 0। इस तरीके की जब आपके पास में दो समीकरण दी हुई हो तो उनका हल पूछा जाए, तो उस तरीके के समीकरणों में आपके पूछ लिया जाएगा कि इसमें किसमें अद्वितीय हल है, किसमें कोई हल नहीं है, किसमें अनंत या अपरिमित हल है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इनके लिए ये तीन फॉर्मूले आपको पता करने, फॉर्मूले की तरह ही आपको पता करना है कि देखो, जब इक्वेशन दी हुई हो इस तरीके से कि a1x b1y c1 = 0, ये तो पहली इक्वेशन है। और ये है दूसरी इक्वेशन कि a2x b2y और c2 = 0। अब यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये क्या है? ये ऐसे ही है कि जैसे यहाँ पे हमने ये ऊपर वाला एग्जांपल देखा, इसमें ये तो है आपका a1, ये है आपका b1, ये है आपका c1। ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, और ये c1। ये हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है, इसमें ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, और ये हो जाएगा आपका c2। चिन्हों को भी आपको साथ में लेते हुए चलना है, अगर नेगेटिव चिन्ह तो नेगेटिव वाला मान आएगा। इस तरीके के a1 b1 c1 और a2 b2 c2, आपको सिर्फ इन मान से मतलब है। इन मान का आपको मतलब ये पता है, तो आप इसमें सीधे सीधे बता सकते हैं कि किसमें अद्वितीय हल है, किसमें कोई हल नहीं है, और किसमें अनंत हल है। कैसे बताएंगे? आप ये देखेंगे सबसे पहले कि अद्वितीय हल किस तरीके का होता है, कि जब आप देखें कि a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, कि जैसे यहाँ पे a1 है 3 और a2 है 5, सीधे से मान लीजिए अब यही क्वेश्चन है, तो a1 क्या है 3 और a2 है 5। इसी तरीके से b1 और b2, b1 क्या है यहाँ पे 2 और b2 क्या है यहाँ पे 10। इन दोनों का अगर देखें तो 3/5 और 2/10 ये दोनों बराबर नहीं है। इस तरीके की जब आपके पास में इक्वेशन आ जाए तो उसका अद्वितीय हल होगा, ये आपका अद्वितीय हल। क्यों होगा अद्वितीय हल, ये अभी आप बाद में बताऊंगा। पहले आपको सिर्फ ये समझना है कि जब इस तरीके की इक्वेशन हो जिसमें a1, आपको सिर्फ इनके अचर का मान देखना है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन तीनों में इक्वेशन, जैसे ये c1 और ये c2, इनमें आपको संबंध देखना है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2, इन दोनों को अगर बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसमें होगा आपका अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक विशेष हल होगा, एक ही हल होगा। अद्वितीय हल का, अद्वितीय यानी कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अगर आप हिंदी में भी देखते हैं तो अद्वितीय मतलब जैसा कोई दूसरा ना हो, यानी कि एक सिंगल हल होगा। इसका पूरी जो इक्वेशन दी हुई होगी, इसका पूरा एक सिंगल मान निकलेगा, वही मान इसका आखिरी मान होगा। वो जो मान होगा उसको बोलेंगे अद्वितीय हल। इसकी अगर रेखाएं पूछी जाए, वैसे तो पूछी नहीं जाती, फिर भी अगर पूछ ली जाए कि रेखाएं कैसी बनती है, तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। कि जैसे एक रेखा यूं जा रही है, ग्राफ में जब हम इसका चित्र बनाते हैं, एक रेखा यूं जा रही है, दूसरी रेखा इस
एक दूसरे को काटती हुई रेखा होगी, और जहां पे ये पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट जिस जगह मिलता है वही उसका हल होगा। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये रेखा मिल रही है, तो इसलिए इसका द्वितीय हल हो गया। तो आपको सिर्फ ये पता रखना है कि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो ये होगा अद्वितीय हल। ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप क्या है, यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के, यानी कि ये दोनों तो बराबर हो। मान लो ऐसी कोई इक्वेशन हो जिसमें ये 3/5 है, और यहाँ पे आपके पास में आ जाए, मान लो यहाँ पे आ जाए 6/10, तो 3/5 और 6/10 बराबर है। कैसे कि 3/5 तो 3/5 है ही, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या से बराबर भाग दे दीजिए या बराबर गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे अगर बराबर गुणा या बराबर भाग करते हैं तो संख्या सेम ही रहती है। तो यहाँ पे आप 2 से काट देंगे, दो से काट देंगे, ये गया 3 बार और ये गया 5 बार, तो आखिर में आपके पास आना क्या है 3/5, यानी कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये वाली जो थर्ड वाली इक्वेशन है ये बराबर नहीं है। तो A1/A2 B1/B2 और तीसरे जो अचर है C1/C2 ये बराबर नहीं है। इस तरीके का अगर आपके पास में संबंध है तो यहाँ पे होगा कोई हल नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं। इस तरीके की रेखाओं का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसमें आपको अगर ग्राफ में आपको चित्र बनाया जाए तो किस तरीके का बनेगा कि मान लीजिए कोई ग्राफ है, इसमें इस तरीके की 2 रेखाएं प्राप्त होगी जो दोनों समांतर होगी। अब ये दोनों समांतर चलती जाएगी, तो ये शुरू से आखिर तक समांतर चलती रहेगी, इसी तरीके से चलती रहेगी, ये कहीं पे भी क्रॉस नहीं करेगी। अगर एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करेगी तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये हो गया आपके पास में कोई हल नहीं। बस आप इनको समझ लीजिए, ये 3 इक्वेशन आप समझ गए, ये 3 जो आपको दिए हुए कि A1/A2 और B1/B2 इनमें संबंध आप समझ गए, तो ये पूरे इसके किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप सब कुछ समझ जाएंगे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अद्वितीय लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि A1/A2 और B1/B2। अगर कोई हल नहीं ये लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। और अगर तीसरी इक्वेशन तीसरा टाइप, तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये तीनों बराबर आ जाए, कैसे आ जाए कि आपके पास में कोई इक्वेशन है, मान लीजिए 2x + 3y + 5 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x + 6y + 10 = 0। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि A1/A2 क्या हो गया 2/4, B1/B2 क्या हो गया 3/6, और C1/C2 क्या हो गया 5/10। सॉरी, हाँ, इस तरीके की जब ये आ गई इक्वेशन, तो इनको अगर आप काटेंगे तो ये बन जाएगा 2 से 4 गया तो 1 और 2, 3 से 6 गया 1 और 2, और 5 से 10 गया 1 और 2 बार। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों आ गए बराबर 1/2 1/2 1/2, ये सब आपस में बराबर आ गए। यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। इस तरीके के अगर आपके पास में संबंध है तो यहाँ पे होंगे आपके पास में अनंत मतलब अपरिमित, यानी कि आप जिनको गिन नहीं सकते, पर जो बहुत सारे हल प्राप्त होंगे। कि इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, जैसे कोई रेखा है, उसके ऊपर ही आपको दूसरी रेखा प्राप्त होगी, बिल्कुल इसके ऊपर ही दूसरी रेखा प्राप्त होगी। इस तरीके से एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बन जाएगी और ये हो जाएगी समपाती रेखा, ये प्राप्त होगी। आपको ये याद भी नहीं रहे प्रतिच्छेदी समांतर समपाती, सिर्फ आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर आपके पास में 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, उनके आपको सिर्फ A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इसका आपको इनका मान पता होना चाहिए। दो जो आपको रैखिक समीकरण दिए उसमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इन तीनों के आपको मान निकालने, मान निकाल के सीधे रखने। कैसे रखने कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2, और इनमें संबंध देखना है। अगर ये दोनों यहीं पे ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो आपके पास में है क्या अद्वितीय। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में तो बराबर है लेकिन तीसरे वाले के बराबर नहीं है, तो आपके पास में हो जाएगा कोई हल नहीं। लेकिन आप मान लीजिए कि ये तीनों ही बराबर है तो फिर आपके पास में हो जाएगा अनंत। इस तरीके से तो आपको सिर्फ एक ही तरीके से ही देखना है, और ये क्वेश्चन हम देखेंगे इसके ऊपर कैसे कि अद्वितीय हल कब होगा। अद्वितीय हल यानी कि सिंगल सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं, और ये अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आगे देखेंगे।
ये एक क्वेश्चन में मान लीजिए कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। क्वेश्चन आपके पास इसी तरीके के पूछे जाएंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं है। अब यह आपको दो रैखिक समीकरण दे दी गई, ये एक और ये दो। आप क्या करेंगे, सीधे से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनके मान रखेंगे। यहाँ क्या है 3 का मान है 3, a2 का मान है 6। ठीक है, आगे देखेंगे b1 माइनस का y, यानी कि आपके पास में हो गया माइनस का 1, y के आगे 1 लगा हुआ है, इसका मतलब y के आगे यहाँ पे 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता। और फिर आगे इधर है माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस का k, माइनस का 5 यहाँ पे माइनस का k। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निकाय का कोई हल नहीं है। आप सीधे से आपको ये याद है अगर कि कोई हल नहीं का मतलब क्या है कि a1 बटा a2 तो बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 इनके बराबर नहीं होगा। ये चीज पता है तो आपको क्या पता है कि ये और ये तो बराबर होंगे। और जो आपको दिख रहा है कि 3/6 यानी कि क्या हुआ, 3/6 का मतलब हुआ 1/2। 3 से हम इनको काट देंगे तो 1/2, और माइनस से माइनस चला जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 1/2। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होंगे, ये इसके बराबर नहीं होंगे, यानी कि -5 और -k। ये आपको संबंध पता है इस तरीके से। तो आपको सीधा सीधा पूछा गया क्या कि इस तरीके का कोई समीकरण कोई है तो k का मान क्या होगा, k के किस मान के लिए ये इक्वेशन आपके लिए ठीक बैठेगी। तो k का मान आपको निकालना है, तो आप कोई से भी दो ले लीजिए। अब आपने ये दो ले लिए तो 1/2 आपके पास क्या होना चाहिए, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस से माइनस चला जाएगा, क्या बचेगा 5/k। ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर को काट रखा है, इसका मतलब ये इससे बराबर नहीं होना चाहिए। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो k जाएगा यहाँ पे ऊपर, k × 1 बराबर k, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 5 × 2 बराबर 10। और ये इसका सॉल्यूशन है। इसका ऑप्शन इसी तरीके का आएगा, ऑप्शन ऐसे आएगा कि k बराबर 10, k बड़ा है 10, k छोटा है 10 और k इज नॉट इक्वल टू 10। इसी तरीके के यहाँ पे आपको ऑप्शन में इसी तरीके का दिया जाएगा कि k बराबर नहीं है 10। तो ये आ रहा है कि के किस मान के लिए निकाय का कोई हल नहीं है, यानी कि k का मान 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाकर के निकाय का कोई हल नहीं है। ये इसका आंसर है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, बस आपको ये तीनों पता होना चाहिए। कैसे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो ये है अद्वितीय। अगर ये दोनों बराबर है, तीसरे के बराबर नहीं है, तो ये कोई हल नहीं। और ये तीनों ही बराबर है तो आपके पास में आ जाएगा संपाती रेखा, यानी कि अनंत। आगे देखेंगे कि मान लीजिए ये एक और क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अब पूछे गए आपसे अनंत हल, सबसे पहले तो हम वही करते हैं कैसे कि a1 का मान है k और a2 का मान क्या है 12। पहले आप इनको एक तरफ लिख दीजिए कैसे कि kx प्लस 3y, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस k माइनस 3, ये चर पद हो गया बराबर 0। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी क्या हुई कि 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। ये हो गया दोनों। अब आप क्या करेंगे कि a1 बटा a2, a1 बटा a2 का मान हो गया आपके पास में k बटा 12, b1 बटा b2 क्या हो गया 3 बटा k, c1 बटा c2 क्या हो गया माइनस का k माइनस 3 बटा माइनस k। आपको इन तीनों में संबंध देखना है कि ये बराबर है कि नहीं है कि क्या है। इन तीनों में आप संबंध देख लेंगे तो आपको सीधे से पता लग जाएगा कि के किस मान के लिए अनंत हल होंगे। अनंत हल का आपको पता है, अनंत हल बोला है यानी कि ये तीनों बराबर होने चाहिए, यानी कि आप संबंध इसमें बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ये बराबर ये बराबर। ये किससे पता लगेगा, अनंत हल से। और ये इस पूरे बहुपद के क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपको यह हल पता है, पूछा जाएगा या तो पूछा जाएगा कि अनंत हल है, या तो पूछा जाएगा कि कौन सा हल है, या फिर आपको अनंत हल दे दिया तो के का मान पूछा जाएगा। बस इस दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अनंत हल दे दिया और के का मान पूछा, या फिर आपको सब कुछ दिया हुआ होता है क्वेश्चन में और आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा हल है, तो आप देख लेंगे कि बराबर है या बराबर नहीं है। अनंत हल दे दिया तो बराबर है, सोल्व कर लेंगे। कैसे, पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लेंगे k बटा 12 बराबर 3 बटा k, इसको लेंगे k बटा 12 बराबर
3/k। इसका मतलब यहां से यहां बच गुना ये हो गया k स्क्वायर बराबर 12 × 3 36। ठीक है, k स्क्वायर बराबर 36 है, दोनों तरफ हम अंडर रूट करेंगे, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, तो इधर बचेगा k, इधर बचेगा आपके पास में। जब अंडर रूट के 36 है, जब कोई भी संख्या का अंडर रूट किया जाता है तो हमारे पास में प्लस और माइनस दोनों में मान आता है, प्लस का 6 माइनस का 6। अब तक हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि अब तक हमें सिर्फ प्लस के मानों की जरूरत पड़ रही थी, हम सीधे सीधे मान निकाल रहे थे, लेकिन यार ये चल रहा है बहुपद, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों के मान होते हैं, ऑप्शन में माइनस का 6 भी आ सकता है, प्लस का 6 भी आ सकता है, इसलिए पूरा आपको बता रहा हूँ कि आपको दोनों मान लेते हुए चलना है कि प्लस का 6 भी हो सकता है और माइनस का 6, तो मान होते हैं। एक तो हमारे पास में आ गया k बराबर प्लस माइनस 6। अब हम लेंगे इन दोनों से, इन दोनों से लेंगे तो हम कैसे करेंगे कि 3/k बराबर, ये माइनस से तो माइनस चला जाएगा, ऊपर नीचे इधर बचेगा k -3/k, वही वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 3k बराबर, यहाँ पे बचेगा k स्क्वायर -3k। ठीक है, इस 3k को भी इधर ले जाएंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 6k बराबर k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2k स्क्वायर मतलब k इंटू के, और यहाँ पे 6k, k से k को काट सकते हैं, ये आपके पास में k से इस k से इस k को काट सकते हैं। अब आपके पास क्या बचेगा, सीधी सी बात है, आपके पास बचेगा k बराबर 6। यहाँ आपके पास में बच रहा है k बराबर 6, और यहाँ पे आपके पास आ रहा था k बराबर प्लस माइनस 6, प्लस का 6 और माइनस का 6। इन दोनों से आपको समझ में आ गया कि k का एक ही मान होगा, कौन सा होगा, कि प्लस का 6। इसमें प्लस और माइनस दोनों आ रहे थे, इसलिए हमने आगे सॉल्व किया। अगर एक सिंगल ही मान आ जाता, मान लो इसमें ही हमें सिंगल मान प्राप्त हो जाता, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं थी, यही हमारे पास आंसर आता। पर यहाँ पे अंडर रूट से इसलिए प्लस और माइनस दोनों 6 आ गए, इसलिए हमने और आगे सॉल्व किया। ऑप्शन में दोनों हो, प्लस माइनस 6 तो दोनों हो गए, लेकिन अगर केवल पूछा जाए केवल सिंगल मान हो कि प्लस का 6 या माइनस का 6 या क्या है, तो उसमें आपके पास में ज्यादा सही आंसर है +6, यानी कि k बराबर प्लस का 6, ये इसका आंसर। ठीक है, और ये वाला पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन इसमें सारे इसी तरीके के चलेंगे, बस हमें मान पता होना चाहिए कि अद्वितीय हल में क्या होता है और अनंत हल में क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि नीचे दिए गए समीकरण में निकाय के अनंत हल है तो ए और बी के मान ज्ञात करो। ए और बी के मान ज्ञात करने, ये इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पे आपको पता है कि a1 क्या है, 2, 3 और 7। आपको ये डायरेक्ट पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट करूंगा 2, 3 और ये 7 बराबर इधर है, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 7। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, इक्वेशन है a प्लस बी इंटू वाई, और ये पूरा इस तरफ जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 3a प्लस बी माइनस का 2। यहाँ ना तो x है ना y है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा अचर पद है, ये तीनों को मिला करके एक ही अचर पद है। जैसे आपके पास लिखा होता है 15, 20, जो बिना x वाई वाला जो पद होता है वो पद है ये। ठीक है, और यहाँ पे x का मान कुछ भी नहीं है, इसलिए हम मान लेंगे कि 0 इंटू एक्स। ठीक है, ये प्लस का, यहाँ क्या हो गया 0 इंटू एक्स, ये y और ये अचर पद। अब वही ये हो गया a2, ये b2 और ये c2 के मान रखेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा फिर माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2। आपसे बोला है अनंत हल, और अनंत हल आपको पता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये आपको पता है कि अनंत हल में दोनों बराबर होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, तो सीधे इक्वेशन समझ में आ गई कि यहाँ पे ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। ठीक है, ये हमने इस इक्वेशन को लिखा। आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, आपसे पूछा ए और बी का मान, बस गुणा करेंगे। सबसे पहले मान लो इन दोनों को लेते हैं, तो इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेकर के तो a प्लस बी को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ गया 2a प्लस बी बराबर 3 इंटू 0। मैंने बताया था किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। आपके पास क्या है 2a प्लस बी बराबर 0, 2 भी इधर जाकर के 0 के भाग में चला जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। अब आपके पास आ गया a प्लस बी बराबर 0। इसका मतलब अब a का मान
आगे आपके पास ए बराबर बी, इधर जाकर के माइनस का बी, एक इक्वेशन तो आपके पास आ गई ए बराबर माइनस बी है। ठीक है, अब आप इन दोनों से इसको सोल्व करेंगे। अभी तक आपके पास मान नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए बराबर माइनस बी ये इक्वेशन आई, हमें चाहिए ए और बी का मान, तो हम आगे और सोल्व करेंगे इसको। चाहो तो आप इन दोनों को ले लो, चाहो तो आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लेंगे क्योंकि इसमें एक पद तो वैसे जीरो हो जाएगा, 7 को जब जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट उसको ले रहे हैं 2/0 बराबर माइनस का 7 बटा माइनस 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब ये हमने लिया तो यहाँ पे वही माइनस था जिससे गुणा करके जीरो हो गया, और यहाँ क्या बचा, ये सिर्फ ये बचा, तो ये हमारे पास बचा माइनस का 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0, ये बचा आपके पास। अब आप माइनस का 2 भी इधर जाकर के आपके पास हो जाएगा 0, आपके पास बचा सिर्फ 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0। अब आप वही 3a प्लस b माइनस 2 इधर जाकर के प्लस 2, ये हो गया आपके पास दूसरी इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से आप इसका मान निकाल सकते हैं ए और बी का। जैसे ए बराबर माइनस बी आपको दिए हुए, ए बराबर माइनस बी आप इसमें रख देंगे, ए बराबर माइनस बी यानी कि 3 इंटू माइनस बी, बी बराबर 2। अब ये हो गया माइनस का 3b प्लस का b बराबर 2, ये हो गया आपके पास कि माइनस का 2b बराबर हो गया आपके पास 2, और ये 2 से जाएगा 2, आपके पास बचेगा माइनस b बराबर 1, और ये बच गया आपके पास b बराबर माइनस का 1, ये आ गया आपके पास b बराबर माइनस 1। आपके पास एक मान आ गया b का मान -1, यहाँ पे आप रखेंगे तो आपके पास दूसरा मान भी आ जाएगा कि a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस b का मान क्या है -1, तो माइनस इंटू माइनस बराबर +1, तो a बराबर 1। ये आपके पास आ गया ए और बी का मान। क्या किया, वही दो इक्वेशन दी हुई थी, ये थोड़ा सा मैंने जटिल इसलिए लिया आपको दिखने में लंबा, ताकि आप सब तरीके के क्वेश्चन समझ सके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या ए और बी दोनों का मान पूछे, अनंत हल आपको दिया हुआ है, अनंत हल बराबर, अनंत हल का मतलब a1/a2 b1/b2, वही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ रखा, एक का मान 0, दोनों में तुलना करके एक संबंध आया ये, और दूसरी फिर इनका इसका तुलना किया हमने, किसी को भी कर सकते हैं, चाहे इनको कर सकते हैं। इनको करने में क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, हमने छोटी के लिए इसको लिया जिसमें एक 0 हो जाएगा अपने आप, तो ये हो गया दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हमने ए और बी का मान निकाला, ए बराबर आपके पास 1, बी बराबर आपके पास -1, ये आपके पास मान आ गया, बस यही इसका आंसर है, और बी का मान स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेंगे हम आगे, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे फोर्थ, ये इसको देखेंगे यहां कि k का मान निर्धारण कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो। आपको दिया जाए कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, वही बात आ गई। आप सबसे पहले लिखेंगे कि 3/k -4/3 और 7/-5, ये आपके पास हो गई। अब कोई हल नहीं है, वही जहां पे आपको पता है कि हमने कोई हल नहीं है का मतलब है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो कोई हल नहीं है वाला क्वेश्चन आ गया अब आपके पास। यानी कि ये दोनों तो होना चाहिए बराबर, और ये बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सीरीज में पूछे क्या, के का मान, के का मान पूछे, तो हमें तीसरे स्टेप तक जाने की जरूरत नहीं है, दो स्टेप में हम आंसर निकाल सकते हैं। इन दोनों की तुलना करके आपके पास के का मान आराम से आ सकता है, 3/k बराबर -4/3। अगर आपको ये पता है 3 को 3 से गुणा करेंगे, वही बच्चे गुणा करेंगे, 3 को करेंगे तो 3 से गुणा, और के को करेंगे -4 से गुणा, आपके पास आ जाएगा -4k बराबर 9। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो k बराबर आपके पास हो जाएगा -4 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा -9/4, मतलब -4 नीचे आएगा, माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते,
के बराबर माइनस का 9/4। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। सिंपल सा 2 स्टेप का क्वेश्चन था, जहां आपको दिया गया कि कोई हल नहीं हो तो निम्न समीकरण में के का मान निकालिए। कोई हल नहीं है तो हमने सीधे रखा a1/a2 b1/b2 c1/c2। कोई हल नहीं है तो ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, सीधे से निकाल लेंगे। 3y के बराबर -4y और के का मान आ जाएगा -9/4। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम। या तो जैसे अब ये आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखेंगे आप कैसे। ये देखिए आपके पास में आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2011 में क्वेश्चन आया है, जहां पे के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का केवल एक ही हल होगा। एक ही हल मतलब अद्वितीय हल। आपको पता है कि सिंगल हल पूछ रहा है, यानी कि अद्वितीय हल। ये मैंने बताया था, अद्वितीय हल यानी कि एक ही हल, सिंगल सॉल्यूशन। जब ये पूछा गया है तो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया है, कैसे पूछेंगे ये वही रखेंगे आप a1/a2 और b1/b2। a1/a2 और b1/b2 c1/c2 इस तरीके से रखेंगे। तो kx आपके पास हुआ यहाँ पे kx + 2y = 5 उधर जाकर के -5। ये बनेगा क्या, kx + 2y - 5 = 0। ये वाली इक्वेशन ये बनेगी। और दूसरी इक्वेशन आपके पास 3x + y - 1 = 0। सिंपल से दो इक्वेशन दी। ऊपर क्या हो गया के 2 और -5 और नीचे क्या हो गया 3 1 -1 3 1 और -1। आपको बोला गया केवल एक ही हल, केवल एक ही हल का आपको पता है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। इस तरीके से आपके पास में क्या होगा कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। सिर्फ इसी को भी हम देख लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैसे कि k को x से गुणा किया तो आपके पास आएगा k बराबर नहीं होगा 3 × 2 यानी कि 6। और ये दो स्टेप में आपके पास आंसर आ गया कि k बराबर नहीं होगा 6 के। ये पूछा गया कि एक ही हल प्राप्त होगा, कब होगा प्राप्त, जब k बराबर नहीं होगा 6। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप चाहो तो इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिस करने के लिए काफी पर्याप्त क्वेश्चन है। 1 2 3 4 क्वेश्चन है आपके पास में, आराम से आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर्मूला वही लग रहा है, आपको पता होना चाहिए कौन सा किसके बराबर होता है, कौन सा किसके बराबर नहीं होता। आपको अपने आप उसका पता होता है, आपको पता लग जाएगा कौन सा अद्वितीय हल है, कौन सा अनंत हल है और कौन सा कोई हल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और है जो हमारे पास बच रहे हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन था जो अभी लास्ट इस एग्जाम में है 17 नवंबर 2024, जो इसी साल अभी एग्जाम हुआ है। इसमें पूछा गया है कि 3 × 7x + 1 का होल स्क्वायर -4 × 5x - 3 का होल स्क्वायर = 11 5x - 3 7x + 1 ये है। तो पूरे का इसमें 7x + 1 5x - 3 का मान क्या होगा। अब आप देखेंगे कि ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन ये सिर्फ दिखने में थोड़ा डराने वाला है। असल में क्वेश्चन ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं तो आप इसको खुद कर लेंगे। कैसे कि मान लो कि हमने ये माना इसके बाद x + 1, इसको तो मान लिया हमने a, और ये 5x - 3 इसको मान लिया हमने b। क्यों माना, सिर्फ लिख के थोड़ा आसान दिखे ये। अब आपके पास में क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि 3a² - 4b² = 11ab। सिर्फ लिख के हमने थोड़ा सा चेंज किया है। जहां पे हमसे पूछा गया है क्या कि ये 7x + 1 अपॉन 5x - 3 का मान क्या होगा, यानी कि ये a है और ये b। तो हमसे पूछा गया है कि a/b का मान क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि a/b का मान क्या होगा। सिर्फ ये पूछा गया है तो हमें इसको a/b की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। a/b की फॉर्म में लाने के लिए हम पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे कि 3a² - 11ab -4b²।
इक्वल टू 0। इस तरीके से ये इक्वेशन बनी। अब आपको ये पता है कि जब ये पद आते हैं तो हमें ये करना होता है कि गुणा करने पे तो बीच गुणा करने पे तो ये है 3 12 और जोड़ने घटाने पे है 11। इस तरीके से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एकम 12 हमारे पास होता है। चाहे आप इसको इस तरीके से लिख करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 3a² हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ एक बार तो हो गया 12ab प्लस 11ab माइनस 4b²। कैसे लिखा आप ये देखिए कि ये जो माइनस के 11ab है इसको हम इस तरीके से माइनस के 12 प्लस 1 ab इसमें लिख सकते हैं। इसे कैसे हम लिखा जा सकता है इसमें कि माइनस के 11 की हो गया माइनस के 12 प्लस 1। चाहो तो आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि 3 चौक 12 12 को गुणा करने पे 12 है, जोड़ने घटाने पे 11 है, तो आप लिख सकते हो इसको 12 एकम 12। कैसे आप इसको लिख सकते हो माइनस के क्या है 12 माइनस 1 ab। जब आप इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा माइनस के 12 ab माइनस माइनस प्लस 1 ab। बस इतनी सी कैलकुलेशन अगर आपने कर डाली तो बस आपके सामने इक्वेशन बहुत इजी है। कैसे इक्वेशन बिल्कुल आप देखिए। अब इसमें से 3a² माइनस 12ab इसमें से आप 3a कॉमन ले लीजिए। तो 3a अगर यहां से कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपके पास बचा a और यहाँ पे आपके पास बचा 4b। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप b कॉमन लेते हैं b कॉमन लिए तो यहाँ आपके पास में बचा a माइनस 4b इज इक्वल टू 0। इस पूरी में से आप a माइनस 4b कॉमन ले लेंगे। इधर से a माइनस 4b कॉमन लिया तो आपके पास बचा a माइनस 4b, इधर से भी a माइनस 4b कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा आपके पास 3a और यहाँ आपके पास बचा b बराबर 0। इस तरीके से आप बहुत से क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, बचपन से आप इस तरीके से करते हुए आ रहे क्वेश्चन। आपके पास में सीधे सीधे आ गया कि a बराबर 4b, तो इस पे आ गया आपके पास में 3a बराबर माइनस b। ठीक है, इससे करेंगे तो a बराबर 4b हो गया और इससे करेंगे तो 3a बराबर माइनस का b। a बटा b हमसे क्या पूछा था कि a बटा b की वैल्यू a बटा b बराबर आपके पास यहां से तो आ गया आपके पास 4, तो यहां से आपके पास में आएगा a बटा b बराबर आपके पास यहाँ बचा -1, ये आ जाएगा 3 नीचे, एक ही आया और एक ये आया। आपको पता है कि a बटा b क्या है, a बटा b है आपके पास में 7x प्लस 1 और आपके पास में 5x माइनस 3। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, इसका मान 7x प्लस 1 और 5x माइनस 3 का मान इधर तो आया 4, एक मान तो 4 है और एक मान क्या है माइनस का 1/3। ऑप्शन में देख लेंगे कि 4 और माइनस का 1/3 ये सिर्फ मान निकालना है। आपने अगर इक्वेशन को इतनी बड़ी की जगह ए और बी में चेंज कर दिया, आप इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े करके कॉमन निकालना और a बटा b का मान आपके पास जाएगा। इक्वेशन को देखने का नजरिया आपको थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। देख लेंगे आप इक्वेशन को देखते आपको समझ में आ जाएगा जटिल दे रखा कुछ ना कुछ तो इसमें ट्रिक होगी इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपको ये नहीं कि इनको गुणा करने या होल स्क्वायर करने लग जाओ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। आपको कुछ भी नहीं आता तो भी इस तरीके से होल स्क्वायर करके गुणा करके इस तरीके से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, हालांकि आपके पास लास्ट में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जब बहुत सारा टाइम बचा और एक आध क्वेश्चन बचा है तो आप कर सकते हो इस तरीके से, आप कुछ भी नहीं सोच रहा तो। बाकी आप देखोगे उसमें जरूर कोई ना कोई ट्रिक छुपी हुई होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आया फर्स्ट ग्रेड 2020 में, जहां आपसे पूछा गया कि 2x² माइनस 3x प्लस a और 2x² प्लस x माइनस b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड प्रमेय पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आपसे पूछा गया क्या है कि 2x² माइनस 3x प्लस a और 2x² प्लस x माइनस b। हमने देखा था कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मान लीजिए वो है, ये मान लो आप x माइनस a है बराबर 0, ये उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका मतलब क्या है कि x बराबर a पर ये इसका मान भी 0 प्राप्त हो जाएगा, इसका मान भी 0 प्राप्त हो जाएगा। आपको पता है कि अगर इसमें x बराबर a रख देंगे, इससे कुछ भी अपने मान ली उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है कि जो उसकी वैल्यू होती है
उस वैल्यू को अगर आप इक्वेशन में रखेंगे तो वो मान आपके पास 0 हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि उसकी ए या बी या कुछ भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे आप मान लो इसको ए नहीं मान करके आप मानेंगे के, मान लो कि एक्स माइनस के बराबर 0 है, 0 हो जाएगा। ये उसका एक्सपोनेंशियल मान लिया। एक्स बराबर के पे ये भी 0 है, एक्स बराबर के पे ये भी 0 है, तो सीधी सी बात है हम रख देंगे इसमें दोनों में। कैसे कि 2k² माइनस 3k प्लस ए, एक्स की जगह हमने के रख दिया और ये मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका जो वैनिश गुणनखंड है वो इसका भी वैनिश गुणनखंड है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे, इसका मान भी हो जाएगा 2k² प्लस के माइनस का बी, ये दोनों इक्वेशन आपके पास बराबर हो गई। इनको सोल्व करेंगे आगे। कैसे कि 2k² से गया 2k², तो आपके पास बचा माइनस का 3k इधर है और प्लस का k इधर है, तो इधर जाकर के हो जाएगा माइनस का 4k, माइनस का 3k, माइनस का 3k और इधर आकर के ये क्या हो जाएगा माइनस का k। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में माइनस का b और ये a इधर आकर के माइनस का a। आगे सोल्व करेंगे, ये आपके पास हो गया माइनस का 4k बराबर आपके पास हो गया माइनस का a प्लस b, माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस b हो गया। आप ये देखेंगे दोनों तरफ माइनस है तो माइनस का माइनस काट देंगे। अब आपके पास में क्या है 4k बराबर a प्लस b, तो k बराबर आपके पास क्या है k बराबर a प्लस b बटा 4, ये आपके पास आ गई k की वैल्यू। k मतलब वो वाली वैल्यू जो इसका वैनिश गुणनखंड है। अब आपको ये पता है कि जब मान लो ये वैल्यू आती है x माइनस 2 होता, x माइनस 2 बराबर 0 है, इसका मतलब आपको पता है कि x बराबर 2 रखने पर ये मान हो जाता है 0, x बराबर 2 रखने पर ये मान 0 हो जाता है। तो उसका आप गुणनखंड इस तरीके से लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे कि x माइनस 2, इसको इधर डाल करके माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से गुणनखंड लिखा जा रहा है कि ये एक गुणनखंड है। ठीक है, जिस वैल्यू पे वो 0 हो रहा है उस वैल्यू को इधर x के माइनस में लाके बराबर 0 इक्वेशन बना के ये करा जाएगा गुणनखंड। इसी तरीके से यह k बराबर a प्लस b बटा 4 आपके पास क्या है, इसका आपको वापस से गुणनखंड बनाना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा k माइनस a प्लस b बटा 4, ये इक्वेशन बराबर 0। अब यहाँ हमने k माना था x बराबर k था, तो यहाँ k की जगह हम x लिख देंगे, इसको k नहीं लिख करके इसको लिख देंगे x। ये हो जाएगा x माइनस a प्लस b बटा 4 बराबर हो जाएगा 0, x माइनस a प्लस b बटा 4, ये इसका एक गुणनखंड है। तो इस तरीके से ये गुणनखंड का क्वेश्चन हुआ जो आपके पास में 2020 में आया हुआ है। ये आपके पास में इस तरीके से सोल्व करने का सिंपल सा बहुपद का क्वेश्चन हुआ। ये बहुपद के एक ही हल वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके पास में इस बारे में इंपॉर्टेंट है, वरना आपके पास पता है आपको शून्यांक प्रमेय, शून्यांकों की संख्या, गुणनखंड प्रमेय और फिर आपके पास में शेषफल प्रमेय। आपने 3 तरह के क्वेश्चन पहले देख लिए, शून्यांक, गुणनखंड, शेषफल, और आज आपने चौथे देख लिया निकाय का हल। निकाय का हल कैसे कि आपके पास अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, इस तरीके के आपने 4 तरीके के क्वेश्चन इसमें देखे। मेनली ये 4 तरीके के क्वेश्चन बहुपद में पूछे जा रहे हैं, आप इतना भी कर लेते हैं तो ये पर्याप्त होगा, वरना बहुपद में और भी बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आप इतना इनको करके इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं वो काफी होगा, क्योंकि आपके पास में समय कम है, लिमिटेड आपका टाइम है। आपको पता है कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, जैसा कि आपको ध्यान है कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है और आपको 23 जून, बहुत कम समय बचा है। कितना आपको पता है कि 5 महीने और 25 दिन, 5 महीने 25 दिन आपके पास में कब गायब हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी में बस फैक्ट टू फैक्ट आप पढ़ते जाइए, जितना आपको लग रहा है कि ये जरूरी है उतना पर्याप्त आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मैथ्स में आपके लिए जितना जरूरी था उतना सब मैंने बता दिया, बहुत ही खूब है। आप चाहो तो खूब प्रैक्टिस कर सकते हो, और वैसे हम चाहेंगे आपको अगर ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो क्वेश्चंस की, आपको बस लास्ट में क्वेश्चंस की आपके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास लगा दी जाएगी। पर
5 महीने 25 दिन बहुत कम समय। आप अगर कंप्लीट सिलेबस को आप करोगे तो आपका सेकंड पेपर भी एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है। फर्स्ट पेपर में इतने सारे सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और फिर आपके हिस्ट्री, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को भी अब फर्स्ट में जोड़ दिया गया है, मैनेजमेंट, हिस्ट्री वगैरह, करंट, सब तरीके के सब्जेक्ट आपको करते हुए चलना है। तो आपको एक सब्जेक्ट को इतना ही पर्याप्त समय देना है और आपको करते हुए चलना है, क्योंकि 23 जून अब ज्यादा दूर नहीं है। एग्जाम डेट आपको बिल्कुल इसमें संशय नहीं रखना है, ये बिल्कुल पक्की डेट है, ये आगे नहीं जाएगी बिल्कुल भी। 23 जून मतलब 23 जून आपको कंफर्म रखना है। पोस्ट भले इसमें बढ़ सकती है, पोस्ट बढ़ने की संभावना पूरी पूरी, क्योंकि कई आपके पास में कई डिपार्टमेंट में अभी तक सूचना आई नहीं, बाकी पोस्ट कई ज्यादा खाली है। पोस्टें खाली है तो आपके पास पोस्टें बढ़ने की संभावना पूरी पूरी। अगर पोस्ट बढ़ती भी है तो भी आपको एक बार का यही मानना है कि एग्जाम 23 जून को ही होगा, क्योंकि पोस्ट बढ़ाई जा सकती है। आपको बस इसके ऊपर कंफर्म रहना है। दूसरा, कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह की कैसे क्या। तो पीडीएफ आपको सारी की सारी टेलीग्राम पे डाल दी जाती है, और नहीं भी डाल रही है तो अभी हम जितनी हमारे पास कंप्लीट क्लास होगी इसकी पूरी एक कंप्लीट पीडीएफ आपके पास में, कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। आपको देखना कैसे, क्लासेस आपको क्लासेस 1 से लेकर के 20 तक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहाँ पे 1 से लेकर 20 तक पूरा आपको सांख्यिकी, नंबर सिस्टम, बहुपद और क्षेत्रमिति, यही आपके सिलेबस में है। और ये सारे की सारी क्लासेस आपको कंप्लीटली आपको पूरा एक प्लेलिस्ट बना करके आपको चैनल पे अवेलेबल करवा दी गई है। आपको देखना है किस तरीके से। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ बताया था, कुछ स्टूडेंट इसको प्लेलिस्ट को निकाल नहीं पा रहे होते। ये आपको प्लेलिस्ट में कैसे देखना है, जैसे कि आप अपने यूट्यूब को खोलते हैं, यूट्यूब में आप क्लास देख रहे होते, मान लीजिए ये क्लास है। यूट्यूब में जब आप यहाँ क्लास देख रहे होते, ये मान लीजिए ये क्लास में चलाता हूँ, ये तरीके से। अब आप इसी तरीके से क्लास के नीचे यहाँ पे आपको चैनल का नाम मिलेगा, ये चैनल का नाम मिलेगा, और यहाँ पे आपके नीचे लिखा रहेगा मोर या डिस्क्रिप्शन में। मोर पे आप देखोगे, मोर पे क्लिक करोगे तो मोर पे आपके पास में यहाँ पे होगा ये लिंक, ये होगा टेलीग्राम लिंक। मोर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास में होगा टेलीग्राम लिंक। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल में आपके पास सीधे सीधे पीडीएफ डाली गई है। उसके अलावा अगर आप यहाँ चैनल पे क्लिक करेंगे, चैनल पे क्लिक करके और यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपके पास ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये देख लीजिए आप, ये गणित की पूरी 20 वीडियो, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में पूरे, ये देख लीजिए, ये पूरी 1 से लेकर के 20 तक सारे वीडियो आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे। बस आपको खुद को सर्च करना है। शुरू करेंगे तो शाम में आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है, आपको अब मिल जाएगी। इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट देखनी है, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को देखना है। टेलीग्राम में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी कंप्लीट। आपको इस तरीके से यहाँ पे क्लासेस पूरी करवाई जाएगी। ये पीडीएफ भी आपको आज मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपको इसी तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से आपको यहाँ मैथ्स करवाई गई है उसी तरीके से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल शॉर्ट में आपको साइंस करवाई जाएगी। बस जुड़े रहिए आप इसी तरीके से खंडेलवाल परिवार के साथ। मैं प्रतीक जैन आपको अब तक पढ़ा रहा था यहाँ पे मैथ्स, जो आज हमारे पास में कंप्लीट हो चुकी है। आप इन्हीं का रिवीजन कीजिए, इन क्वेश्चंस को भी आप दोबारा करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, जय हिंद।